हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं घनमूल का सेक्शन। पिछले 5 वीडियो के अंदर हम लोगों ने वर्गमूल का पूरा सेक्शन देख लिया है। 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए होंगे। उसके बाद हमने भाग बीज से किसी चीज का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजों को हमने लास्ट 5 वीडियो में देख लिया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। और खास करके ये है हमारा 3rd सेमेस्टर का सिलेबस और ये है 4th सेमेस्टर का सिलेबस। तो अभी मैं उन टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूं जो दोनों सेमेस्टर में कॉमन है, जैसे वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया। अब आप कहोगे सर वर्गमूल जो है वो 3rd और 4th में कहाँ कॉमन है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक चैप्टर आता है घातांक की अवधारणा। ये चैप्टर जो है वो आपके वर्गमूल से ही रिलेट करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी वर्गमूल पढ़े रहोगे तभी आप घन, जैसे यहाँ पे घन और घनाभ का सेक्शन दिया गया है, तो इस चीज को आप तभी निकाल सकते हो जब आपको घन का सेक्शन पता हो कि किस संख्या का घन कितना होता है उसका। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठ आप तब निकाल सकते हो जब स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ऐसे जितनी चीजें हैं उनके बेस पे आप जब पढ़ाई करोगे तो आपका 3rd और 4th जो है वो तैयार हो जाएगा। और जैसे ही कुछ कॉमन टॉपिक्स जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे तो हम आप लोगों का जो सेक्शन है उसके अंदर 3rd सेमेस्टर की मैथमेटिक अलग से और 4th सेमेस्टर की मैथमेटिक अलग से आपको प्रोवाइड की जाएगी। 3-3 दिन के अंदर के रिलेट में 3 दिन आपकी 3rd की चलेगी, 3 दिन 4th की चलेगी। इस तरह से आपका सेक्शन चलेगा, ठीक है। सो आप लोग जरूर डेली के डेली विजिट करो। और अगर कोई भी आपको डिटेल जानकारी लेनी हो या किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखिए कि आपकी 1 बजे दोपहर को डेली आपकी एसएसटी की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके कराए जा रहे हैं। सो आप उसको जरूर विजिट कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास करके 3rd सेमेस्टर के कराए जा रहे हैं, तो उसको जरूर विजिट कीजिए। और 9 PM पे आपकी रोज मैथमेटिक्स की क्लास चलती है, तो उसको भी जरूर विजिट कीजिए जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्यूब रूल्स जो होते हैं, जैसे ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, आज हम इनके क्यूब्स या क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किसी संख्या का क्यूब कितना होता है, यानी उसका घन। क्यूब का मतलब होता है घन, ध्यान से समझिएगा। और कहीं की लिखा गया हो क्यूब रूट, क्या लिखा गया हो क्यूब रूट, तो उसे हम बोलते हैं घन मूल। क्लियर हो गया? क्यूब का मतलब होता है घन और दूसरा होता है घनमूल। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। एक तरफ मैं घन को समझाऊंगा और दूसरी तरफ मैं घनमूल को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। घन का मतलब होता है क्यूब, घन का मतलब होता है क्यूब। उसके बाद घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट। दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। किसी भी संख्या का घन करने का मतलब होता है कि उसकी घात 3 की होगी। किसी भी संख्या का घन, मान लो 1 का घन मैंने किया तो इसका मतलब 1 पर घात कितनी होगी? 3। ऐसे ही अगर आपसे कहे कोई कि 2 का घन बताइए तो घन का मतलब होता है घात 3, घन का मतलब होता है घात 3। इसी तरह से हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा है, वर्ग का मतलब होता है घात पे 2, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है घात पे 2 और घन का मतलब होता है घात पे 3। क्लियर हो गया? तो 1 का क्यूब कितना होगा? आप जब देखोगे, चाहे 1 का स्क्वायर निकालो चाहे 1 का क्यूब निकालो, क्यूब का मतलब होता है 3 बार वही संख्या का गुणा कर देना। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो आंसर कितना आ गया? 1। इसी तरह से 2 पर क्यूब का मतलब होता है 2 गुणे 2 एंड गुणे 2, तो आंसर कितना आ गया आपका? 8। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम 3 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होगा? जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो घर पे कम से कम 10 बार इस चीज को प्रैक्टिस करें। जेन्युइनली बता रहा हूं, आप सब लोगों को आ जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौक को 16, 16 चौक को कितना हो जाएगा? 64। नेक्स्ट हमारा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 एंड गुणे 5, तो ये हो जाएगा 125। क्लियर हो गया? 6 का क्यूब अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 6 गुणे 6 गुणे 6, तो ये हो जाता है 216। ये सब चीजें आपको याद होंगी तो बहुत फायदा आएगा आपके एग्जाम में। आपको 7 का क्यूब होता है 7 गुणे 7, बताइए सब लोग बताते रहिए कितना कितना आंसर होगा। गुणे 7 तो हो जाएगा 343।
याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। 343 का मतलब होता है 4 3 7, और इधर से भी जोड़ोगे तो 4 3 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 343 किसका घन होता है, ध्यान से सुनिएगा, 343 किसका घन होता है, सवाल उठता है घन ही क्यों पूछेगा, क्योंकि देखो 343 के शुरू में भी 3 है, लास्ट में भी 3 है, और 3 का मतलब होता है घन। क्लियर हो गया? 3 का मतलब क्या होता है? घन। तो ये ट्रिक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मैथ के अंदर, ये एक ट्रिक है। तो 343 कहीं भी लिखा हो तो उसकी संख्या को जोड़ दीजिए, और चूंकि अगल बगल 3 लिखा है, इसका मतलब जो जोड़ने पे संख्या मिलेगी उसी का क्यूब है 343। तो 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का ही क्यूब है 343। ठीक है? इस तरह से अगर हम 8 की बात करें तो 8 का क्यूब होता है 512। 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ये हो जाता है 512। एंड अगर आप 9 का क्यूब देखोगे तो आपको मिलेगा 9 गुणे 9 एंड गुणे 9, तो ये हो जाता है 729। अब अगर आप 10 का देखोगे तो 10 का तो बहुत आसान है। ठीक है? 10 का तो बहुत आसान है। 10 का क्यूब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, बराबर कितना हो जाएगा? 1000। तो ये हमारा हो गया घन का कॉन्सेप्ट। घन मतलब सिंपल है, घात पे कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे। क्लियर हो गया? चलिए आगे मूव करते हैं। घनमूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिएगा, घनमूल का मतलब होता है कि उसका, कह सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का घनमूल क्या होगा, तो इसको सबसे पहले लिखते कैसे हैं ये समझिएगा। वर्गमूल को हम करड़ी में लिखते हैं। जैसे अगर मैं 8 के ऊपर करड़ी लगा दूं तो इसका मतलब आप पढ़ोगे कि सर 8 का वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है। बोलो यहां तक सही है? तो 8 पे करड़ी लगाने का मतलब हो गया कि 8 का वर्गमूल पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हमको घनमूल पूछा जाए तो वो लिखा कैसे जाएगा, पहले तो ये सीखते हैं कि वो लिखा कैसे जाएगा। तो घनमूल का मतलब होता है, यही करड़ी लगने के बाद यहां पे 3 लिख देना। जो करड़ी लग गई है इसके बाद यहां पे क्या लिख देना? 3 लिख देना। यही होता है घनमूल। या अगर इसी को हम घात में व्यक्त करें तो मैंने आपको घातांक के सेक्शन में, यानी वर्ग वर्गमूल जो हमारा स्टार्ट हुआ था, या आप थर्ड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जब विजिट करोगे तो आपको घातांक के सेक्शन में 8 पर घात 1/3 मिलेगी। ठीक है? या घातांक के सेक्शन में मैंने आपको बताया था कैसे करड़ी को घात में या घात को करड़ी में बदलते हैं। तो बहुत तरीका फिर से समझ लीजिए। यहां पे 8 को एज इट इज लिखना है। कहीं भी आपको करड़ी लगी हुई दिख जाए तो आप तुरंत ब्रैकेट बनाइए, और जो संख्या करड़ी के बाहर लिखी गई हो उसको हम बटे में लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो करड़ी के बाहर लिखी गई हो, अगर यहां पे कुछ लिखा गया है तो यहां पे बटे में लिखेंगे, अगर नहीं लिखा गया है तो हमेशा 2 लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर नहीं लिखा गया है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर सिर्फ लिखता हूं √a, तो इसको आप लिखोगे a और बटे में 2 पहले ही लिखोगे। अब चूंकि 8 पर अंदर घात 1 है, यहां पे घात कितनी है? 1 है, तो इसलिए यहां पे भी हम 1 लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपको इस तरह से दिया गया हो a⁵ एंड यहां पे थर्ड लिखा गया हो, तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने का भी तरीका मैं आपको बताता हूं। आप लिखोगे थर्ड रूट ऑफ a⁵ क्या पढ़ोगे? थर्ड रूट ऑफ a⁵ थर्ड रूट ऑफ a⁵, या आप पढ़ोगे क्यूब रूट ऑफ a⁵, ऐसे भी पढ़ सकते हो। अब इसको जब हम घात में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? a, और मैंने बताया जो चीज बाहर लिखी गई है उसको बटे में लिख लो। अब घात पे कितनी लिखी गई है? यहां पे a पर 5 लिखी गई है, तो यहां पे हम 5 लिखेंगे। सिंपल तरीका है। ठीक है? क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर हमें घात से करड़ी में बदलना होगा तो b पर घात मान लीजिए मैंने लिख दिया 5/3, तो कैसे करड़ी में बदलेंगे? सिंपल, b लिखेंगे, जो बटे में लिखा होगा उसको करड़ी बना के हम लिख लेंगे, और बाकी जो बच रहा होगा उसको b पर घात लिख लेंगे। तो आप लोग कंपेयर करा लो। ये सब चीजें मैंने बता रखा है घातांक के सेक्शन में। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे चेंज होता है। और यहां से थर्ड सेमेस्टर में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है कि घात से करड़ी में बदल दीजिए और करड़ी से घात में इस चीज को बदल दीजिए। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? कमेंट करके बताओ सब लोग, समझ में आया? ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं कि अगर हमें क्या करना हो, देखिएगा ध्यान से। अगर हमें क्या करना हो, इसका घनमूल का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि घनमूल लिखा कैसे जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि भैया आप 27 का घनमूल लिख के दिखाओ, तो आप लिखोगे थर्ड रूट ऑफ 27। सिंपल।
अगर मैं कहूं कि भैया आप 64 का घनमूल लिख के दिखाओ तो लिखोगे थर्ड रूट ऑफ 64। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भैया आप 125 का घनमूल लिख के दिखाओ तो आप लिखोगे थर्ड रूट ऑफ 125, 125, थर्ड रूट ऑफ 125। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको अगर आपको बताना हो इसका मान क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो देखो अब ये थर्ड रूट ऑफ 27 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, बहुत सिंपल है। थर्ड रूट ऑफ 27 का मतलब होता है कि 27 का फैक्टर करना है और उसमें 3 लोगों के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो अगर हम 27 का फैक्टर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहां से चूंकि यहां पे 3 लिखा गया है इसलिए हमें 3 लोगों के जोड़े चाहिए। ठीक है जैसे अगर अंडर रूट 16 होता है तो अंडर रूट का मतलब होता है यहां पे 2 छिपा है, तो यहां पे हमें 2 लोगों के जोड़े चाहिए। तो ये 4 गुणे 4, इसका मतलब आंसर में कितना आ गया 4 सॉरी इसी तरह से यहां पे 3 लोगों के जोड़े चाहिए, तो ये 3 लोगों का जोड़ा बन गया हमारा और आंसर में आ जाएगा 3। अगर हम 64 की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर करके 4 गुणे 4 गुणे 4 और आंसर में आ जाएगा 4। अब कुछ लोग कहेंगे सर 4 ना लिख करके 2 का 2 हम लिखें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 64 को ऐसे लिखना चाहते हो, 64 को आप लिखना चाहते हो 2 के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये चीज आया कैसे, देखो 64 ऐसे है, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, जैसे एलसीएम निकालते हैं तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4, फिर आप 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2, एंड 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1। तो देखो 2 2 4 और 2 6, तो यहां भी हो गए हैं 3 3 6, और मैंने बताया था 3 लिखने की वजह से एक बार 2 बाहर आएगा और फिर इस जोड़े से एक बार 2 बाहर आएगा, तो टोटल हो गया 4। और हमारा जो प्रीवियस आंसर था उसमें भी हमारा आंसर कितना आया है, 4 आया। इसी तरह से 125 को और कुछ तो आप लिख नहीं सकते हो, आपको 5 के ही फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 और आंसर में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि जब हमने पढ़ा है 1 का क्यूब, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इसका आंसर 1 आता है। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक कितना है, जो 1 का क्यूब लिखा है 0 और 1, इसमें दहाई कितना है, तो आप कहोगे सर 0 है, और यहां पे इकाई पूछूं तो आप कहोगे 1 है। ये तो होता है इकाई एंड दहाई, ऐसे गिनते हैं हम, तो यहां पे 1 है इकाई, इसका मतलब 1 के केस में इकाई अंक पे 1 आता है। ध्यान समझिएगा, जो समझा रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है। 1 का क्यूब अगर हम करेंगे तो उसमें इकाई अंक में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो हम 8 लिखते हैं, इसमें इकाई अंक में क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो हम 27 लिखते हैं, इसका मतलब इसमें इकाई अंक में क्या आएगा, 7 आएगा। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो हम 64 लिखते हैं, इसका मतलब 4 के क्यूब में इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अभी बस आप ध्यान से देखते जाइए। 5 का अगर हम क्यूब करेंगे, ठीक है, तो उसमें कितना आएगा, 125, इसका मतलब 5 के क्यूब में 5 ही आएगा। अब आ जाते हैं हम 6 के बारे में तो अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलता है 216, और इसमें इकाई अंक में 6 आएगा। अगर हम 7 का क्यूब करें तो हमने आपको बताया ही है, 7 का क्यूब कहीं भी दिखे तो क्यूब दिखा यानी 3 पहले रहेगा, फिर लास्ट में भी 3 रहेगा, बीच में वो संख्या रहेगी जब जोड़ने पे दोनों तरफ 7 मिल जाए, यानी 343 आएगा। तो ये हो गया हमारा 3 आएगा इसमें। 8 का क्यूब अगर हम देखें तो हमें पता है 512 होता है, तो इसके लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। 9 का क्यूब देखें तो हमें पता है 729 आएगा, इसका मतलब इसके लास्ट में 9 आएगा। और अगर हम 10 का क्यूब देखें दोस्तों तो हमें पता है 1000 आएगा, इसका मतलब लास्ट में 0 आएगा। अब एक कंक्लूजन निकालते हैं कि एक तरफ हम लिखेंगे संख्या यानी नंबर लिखेंगे,
ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है, कि मतलब अगर उस संख्या का हम क्यूब कर दें, ठीक है, यहां भी यूनिट डिजिट का नंबर हम लिखेंगे कि अगर संख्या के इकाई अंक में एक आता है, ध्यान से समझिएगा, संख्या के इकाई अंक में एक आता है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 11 लिखता हूं तो यहां भी इकाई अंक एक है, अगर मैं 21 लिखता हूं तो यहां भी इकाई अंक एक है, अगर मैं 31 लिखता हूं तो यहां भी इकाई अंक क्या है, एक है। और जब भी इन सबों का क्यूब करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो चाहे जो आए, ध्यान से सुनिएगा, 11 का क्यूब करोगे तो 1331 मिलता है, तो आंसर इसका चाहे जो आए, 21 का आंसर चाहे जो आए, लेकिन लास्ट में उसके एक मिलेगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, 31 का क्यूब चाहे जो आएगा, लास्ट में उसके एक मिलेगा। यही चीज आपके यहां पे लिखा गया है कि अगर एक का क्यूब करोगे तो इकाई अंक में एक आएगा, इसका मतलब एक के केस में हमें एक मिलेगा। अब हम आते हैं तो 2 के केस में चेंज हो जाता है, 3 के केस में चेंज हो जाता है, 4 का केस सेम रहता है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब मैं यहां फिर आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप 14 का क्यूब करोगे, 14 का क्यूब करोगे तो आंसर चाहे जो आए उसके इकाई अंक में 4 आएगा। 24 का क्यूब करोगे, आंसर चाहे जो आए उसके इकाई अंक में कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 34 का क्यूब करोगे, आंसर चाहे जो आए उसके इकाई अंक में कितना आएगा, 4 ही आएगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इकाई अंक में अगर 4 है, जैसे यहां पे हर जगह 4 है, तो यहां भी हमारा क्या क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक हो या 4 हो, उन दोनों में सेम सेम डिजिट आता है। अब देखो 5 के भी केस में यही आता है, यानी 5 अगर रहेगा तो भी यही आएगा, क्लियर हो गया। 6 के भी केस में यही आता है, ठीक है, 7 के केस में चेंज है, 8 के केस में चेंज है, फिर आप देखोगे तो 9 के भी केस में यही आता है। अभी मैं जब बताऊंगा जिस चीज को याद करने के लिए, वो चीज आप लोग याद कीजिएगा। आप लोग अभी कुछ मत याद कीजिए, सिर्फ समझते रहिए, ठीक है। अगर इकाई अंक में 0 मिलता है तो यहां पे 0 ही मिलता है। जैसे देखिए 10 का क्यूब भी हमने किया था तो यहां पे 0 मिला था, यहां पे 10 में इकाई अंक में 0 है। तो इन सबको नहीं याद करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आपको नहीं याद करना। क्यों नहीं याद करना, क्योंकि भैया इनके केस में कुछ चेंजेज ही नहीं है, तो जब चेंज नहीं है तो इसको याद ही नहीं करना है। इसका मतलब ये कहीं भी दिखेंगे हमें आंसर में यही सा लगा देना है उठा के, ठीक है। चेंज कहां है, तो पहला चेंज है आपके 2 का क्यूब जिसमें 8 मिला है आपको, ध्यान से देखिएगा, और जो 8 का क्यूब आपने किया है उसमें आपको 2 मिला है। तो इसका मतलब अगर इकाई अंक में 2 है तो हमें 8 मिलेगा, और अगर इकाई अंक में 8 है तो हमें 2 मिलेगा। इसको डिटेल में समझिएगा। अगर मान लीजिए आप 12 का क्यूब करते हो तो इसका आंसर आता है 1728, ठीक है। तो देखो यहां पे इकाई अंक कितना है, 2 है, और इसका आंसर में इकाई अंक कितना है, 8 है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब भी इकाई अंक 2 रहेगा तो उसके आंसर में इकाई अंक में क्या आएगा, 8 आएगा। मान लीजिए आप 22 का क्यूब करते हो, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 8 आएगा। अगर आप मान लीजिए 32 का क्यूब करते हो तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 8 आएगा। इसी तरह से आप देखिए अगर 18 का क्यूब करते हो तो आंसर कुछ भी आए, डजंट मैटर, उसके लास्ट में 2 आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप 28 का क्यूब करते हो तो आंसर चाहे जो आए उसके लास्ट में 8 आएगा, सॉरी 2 आएगा। और अगर आप 38 का क्यूब करते हो तो आंसर कुछ भी आए उसके लास्ट में 2 आएगा। तो मैंने आपको सिंपल समझाया कि इकाई अंक अगर 2 है तो उसका क्यूब करने पे 8 मिलेगा, और अगर 8 है तो उसका क्यूब करने पे 2 मिलेगा। अब बचता है 3 का क्यूब, ध्यान से देखिएगा, तो उसमें हमें मिला है 7, 3 के क्यूब में मिला है 7, और यहां पे देखोगे तो 7 के क्यूब में मिला है 3। तो इसका मतलब अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ ये दोनों याद रखने हैं कि भैया 2 का 8 से संबंध होता है, 8 का 2 से संबंध होता है, 2 का 8 से संबंध होता है, 8 का 2 से संबंध होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। रिमेंबर दिस, ध्यान से देखिए, इसको आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। तो आई होप यहां तक सबका क्लियर हो गया, कमेंट करके बताओ सब लोग
समझ में आया यहां तक? क्लियर हो गया? चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये है आपके सामने कुछ एग्जांपल्स, ध्यान से अगर देखोगे तो देखो, जब आप 12 का क्यूब करोगे तो आंसर में क्या लिखा गया है? 1728। मैंने आपको दो चीज याद करने के लिए कहा था। 2 का क्यूब में 8 मिलेगा, 8 के क्यूब में 2 मिलेगा, 3 के क्यूब में 7 मिलेगा, 7 के क्यूब में 3 मिलेगा, बाकी सबका सेम सेम। तो देखो एक यहां था, आंसर में 1 मिला है, यहां 2 था, तो यही दोनों याद रख लो। अगर 2 है कहीं तो आंसर में क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर 3 है कहीं तो आंसर में क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। देखो मिला है। इनके अलावा जो भी होंगे, 4 है तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 7 आ गया तो फिर 3 मिलेगा, 8 आ गया तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 9 आ गया तो आपको 9 मिलेगा। अब आता है 20 के क्यूब 8000 होता है। तो आपको ये नहीं याद करना है, 11 से लेकर के 20 तक का कोई क्यूब याद नहीं करना है, ये चीज आपको याद करनी है। आंसर आप लोग खुद बताओगे। कैसे बताओगे? आगे बढ़ते हैं तो मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद का जितना भी खेल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में खेला जाएगा, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 2 बार रिपीट करिएगा आप लोग, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। हाँ, उसके पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो ऐप है वो आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर लीजिए। ये जो पीडीएफ है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसका जो भी पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ये आपको जो पीडीएफ है वो ऐप में मिल जाएगा। कहां मिलेगा? तो ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल करना है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना है सत्यम क्लासेस। ये ऐप है जो आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद जब आप आईडी उसमें बना लोगे तो आपको 3 लाइनें ऐसे बाएं साइड पे मिलेंगी, उस पर क्लिक करना है। आपका एक सेक्शन खुल के आएगा स्टडी मटेरियल का, फ्री स्टडी मटेरियल का। उसमें आपको ये जो पीडीएफ है इस वीडियोज के, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ, जिससे आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा जो कोर्स है वो वीडियो में ही अवेलेबल है। आपका होम सेक्शन होगा, होम के बाद एक बैचेज का सेक्शन होगा, उसके बाद हमारा एक स्टोर का सेक्शन होगा। तो स्टोर के सेक्शन में आप जाएंगे, ठीक? वहां पे आप जब जाएंगे तो आपको ये कॉम्बो कोर्स मिलेगा जो कि 4th सेमेस्टर का कोर्स है, 1101 रुपए में, जिसको आप लोग ले सकते हैं। पूरे 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, मतलब आप जिस दिन से खरीदोगे उस दिन से 1 साल तक ये आपके पास रहेगा। इसमें मैथ और एसएसटी के कंप्लीट कोर्सेज करवाए गए, जिसमें आपके एससीईआरटी के क्वेश्चन, बीटीसी के बुक के क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके करवाए गए, और साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन का सॉल्व पीडीएफ भी आपको दिया गया है। सो आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है इसके अंदर इंग्लिश और साइंस की क्लासेस को ऐड किया जाए, ठीक है? तो अगर अभी आप खरीदोगे तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आपको 1101 रुपए में ही ये क्लासेस मिल जाएंगी। जब ये ऐड हो जाएगा तो इसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जब ये पूरी क्लासेस ऐड हो जाएंगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्लासेस ऐड होने के बाद जो खरीदेगा उसके लिए ये जो प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हमारा केवल मैथ का जो कोर्स है वो 999 रुपए में है। आप लोग सारी चीजें इसमें भी वही है, और जो एसएसटी का कोर्स है वो 499 में है। तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। खैर, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं बताने वाला हूं कि हमने 1 का क्यूब पढ़ लिया, हमने 2 का क्यूब पढ़ लिया। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों कि आपको याद होना जरूरी होता है। अगर आपको याद होगा तो आप एग्जाम में बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, चलो सब लोग हमारे साथ लिखो, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, ठीक है, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि आपको सिंपल याद करना है। 2 के क्यूब में हमेशा 8 मिलेगा, 8 के क्यूब में हमेशा 2 मिलेगा, 3 के क्यूब में हमेशा 7 मिलेगा, 7 के क्यूब में हमेशा 3 मिलेगा। बस यही 2 चीज आपको याद रखनी है, बाकी सब में सेम डिजिट्स मिलते हैं। क्लियर है? अब मैं क्या आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर आपने सीख लिया तो आपके क्यूब का सारा टेंशन खत्म। सिंपल सा है, 10 के क्यूब 1000,
20 का क्यूब कितना होगा, जल्दी से कमेंट करिए। 20 का क्यूब कितना होगा? तो बहुत सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। जब भी एक जीरो रहे और उसका क्यूब लिखा हो, एक जीरो है ना इसमें और क्यूब लिखा हो, तो आंसर में 3 जीरो आएगा, ये आप फिक्स कर लीजिए। उसके बाद की जो डिजिट है इसका क्यूब बताइए। तो 2 का क्यूब आपने देखा है यहाँ पे 8 है, तो यहां लिख लीजिए 8। इसी तरह से अगर मैं पूछूं 30 का क्यूब बताइए, तो मैंने क्या बताया, एक जीरो है और यहां पे क्यूब लिखा हो, तो आंसर में 3 जीरो आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए, कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसी के ऊपर करेंगे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए। ये जो 3 सेक्शन मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कीजिएगा। 40 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा पहले से ही। 40 का क्यूब 64 यहां पे हो जाएगा। 50 का क्यूब बताओ जल्दी से लाइन से कमेंट करो फटाफट। 3 जीरो होगा ही। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। अगर हम 60 का क्यूब करें तो 3 जीरो होगा ही इसमें, उसके बाद ये हो जाएगा 216। 70 का क्यूब करें तो कितना होगा? 3 जीरो होगा ही। 7 का क्यूब होता है 343। देखो कितना इजी है। 80 का क्यूब करोगे तो 3 जीरो होगा ही। 8 का क्यूब होता है 512। फिर 90 का क्यूब करोगे तो 3 जीरो रहेगा ही। 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है। एंड 100 का क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था एक जीरो के लिए 3 जीरो होगा, तो एक जीरो के लिए 3 जीरो, दूसरे जीरो के लिए भी 3 जीरो होगा और एक का क्यूब 1 होगा। सो ये जो लिखा है मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एटलीस्ट याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं, छोटा सा, ध्यान से देखिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने पूछा कि आप बताओ 512 का घनमूल कितना होगा। ठीक है। तो कैसे निकालोगे? अब आपको नहीं याद है तो करोगे क्या? इतना समझ लो कि अगर यहां 2 दिखा, ध्यान से समझना, अगर यहां 2 दिखा आंसर में 8 आएगा। ये पक्का हो गया। आंसर के इकाई अंक में 8 आएगा। दहाई का पता करना है। तो दहाई के पता करने का खेल क्या होता है, ये संख्या किसके बीच है ये पता कर लो। तो संख्या 1 का क्यूब होता है 1 और 10 का क्यूब होता है 1000, होता है ना? बताओ सब लोग। और ये जो 512 है ये इनके बीच है। बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 का क्यूब 1, 10 का क्यूब हो गया 1000, 512 इसके बीच में है। तो ऑब्वियस सी बात है इस 512 का जो घनमूल होगा वो 1 से लेकर के 10 के बीच होगा। 1 से लेकर के 10 के बीच होगा और उसका जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। ये भी हमने पता कर लिया है। तो दहाई में क्या आएगा भैया? 0 आएगा। सिंपल है। 1 से 10 के बीच में 8 ही तो मिलेगा आपको, और दहाई में क्या मिलेगा? 0। दूसरा एग्जाम्पल समझिए। अगर मैं आपको दूं 5832 का घनमूल बताइए, बहुत ध्यान समझना। तो आप कहोगे सर यहां भी 2 है, इसका मतलब इकाई अंक में 8 आएगा। चलो मान लिया 8 आएगा। अब आप बताओ ये संख्या किसके बीच में है? तो सर 10 का क्यूब 1000 होता है और 20 का क्यूब सर जो होता है वो हो जाता है 8000। बोलो 8000 होता है। और ये जो संख्या दी गई है ये 1000 से लेकर के 8000 के बीच में है। ठीक है। अब आपको पता है इकाई का जो अंक है वो हमें पता चल गया है, दहाई का अंक हमें पता करना है। तो बताओ 10 से लेकर के 20 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 8 होगा? 10 से लेके 20 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 8 होगा? तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 का इकाई अंक 8 होगा। इसका मतलब 5832 का जो घनमूल होगा वो आंसर में 18 आएगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये चीज है जो आपको सीखनी है और इसका फुल डिटेल कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर हम बड़े से बड़ा घनमूल, बड़े से बड़ी घन संख्या आसानी से लगाएंगे, चुटकी में लगाएंगे। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। और प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करिए। इतनी मेहनत से सारी चीजें चल रही हैं और आप लोग डेली 1 PM पे SST की क्लास और 9 PM पे आपकी मैथ की क्लास, ये दोनों को कभी मिस ना कीजिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और हम लोग सैटरडे एंड संडे जो है वो हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे संडे, जिसमें हम लोग मैं आपके सारे डाउट्स को देखूंगा। ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे
या जो हमारे सेशन होंगे कि पढ़ाई कैसे करें, किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, क्या प्रमोशन का सीन है, क्या सारी चीजें की सीन है, ये सब के चीजों को सैटरडे एंड संडे डेली 8 बजे 8 PM पे हम लोग एक लाइव क्लास करेंगे। जो आधे घंटे से कम की क्लास होगी उसको हम लोग डेली में डिटेल करेंगे। ठीक है, तो बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।